अच्छा, अब जो हमने थ्योरेटिकल डिस्कस किया है उसके ऊपर हम एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स इज मैक्सिमम व्हेन एंगल बिटवीन वेक्टर्स इज। ये मेरठ यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन आ चुका है। तो आप लोगों को पता है या थ्योरी में मैंने बताया है कि वेक्टर का रिजल्टेंट मैक्सिमम तब होगा जब उनके बीच में एंगल 0 डिग्री होगी। क्वेश्चन नंबर 2 द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स विल बी डैश इफ थीटा इज इंक्रीज। अगर आप थीटा इंक्रीज करेंगे तो कास का वैल्यू डिक्रीज होता जाएगा, क्योंकि कास का ज़्यादा वैल्यू 0 डिग्री पे होता है। और मैंने थ्योरी में भी बताया है कि जब हम थीटा का वैल्यू इंक्रीज करते जाएंगे तो हमारा रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड जो है वो डिक्रीज होता जाएगा। और ये सेट फिजिक्स में क्वेश्चन दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। ठीक है, सेट फिजिक्स का जो क्वेश्चन होता है वो मेडिकल यानी एमकेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है ये एज इट क्वेश्चन रिपीट हो जाए, तो आप इसको कंसीडर करें। फॉर टू वेक्टर्स, दो वेक्टर्स के लिए a प्लस बी मैग्नीट्यूड, यानी ये रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड और डिफरेंस का मैग्नीट्यूड सेम है। यानी वेक्टर a और b का जो रिजल्टेंट है और वेक्टर a और b का जो डिफरेंस है उन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। देन एंगल बिटवीन वेक्टर्स इज, तो मैंने बताया था आप लोगों को कि जब रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड और डिफरेंस का मैग्नीट्यूड सेम आता है तो हम कहते हैं भाई इनके बीच में एंगल 90 डिग्री है। पर 90 डिग्री तो है नहीं। तो आपने देखा होगा मैंने लेक्चर में आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल एक टेबल बना के दी थी। तो 90 डिग्री को हम क्या कहते हैं? तो 90 डिग्री को हम कहते हैं π/2, जो कि यहाँ ऑप्शन नहीं था, तो इसका सही ऑप्शन डी होगा। बात आ रही है समझ में? इसी तरीके से यह क्वेश्चन देखें, द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स इज मिनिमम इफ एंगल बिटवीन वेक्टर्स। तो ये भी मैंने बताया है कि दो वेक्टर का रिजल्टेंट मिनिमम तब होगा जब उनके बीच में एंगल 180 डिग्री की हो। ठीक है, उसके बाद ये क्वेश्चन देखें इस क्वेश्चन को पहले हमें समझना पड़ेगा। ये क्वेश्चन कर रहा है कि सी जो है वो रिजल्टेंट है किसका? ए और बी का। यानी ये वेक्टर फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको हम ऐसे पढ़ेंगे कि सी इज द रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी। और आगे बता रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ सी इज 10, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज 8, मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज 6, द एंगल बिटवीन वेक्टर्स। तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड 10 है और एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड 8 है, दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड 6 है। तो हम ऐसे सोचेंगे, अगर हम सोचना चाहें तो हम ऐसे सोच सकते हैं कि अगर इनके बीच में एंगल 0 होती तो रिजल्टेंट कितना होता? 14। पर रिजल्टेंट 14 नहीं है, रिजल्टेंट कितना है? 10 है। तो मतलब 0 ऑप्शन नहीं हो सकता। अब अगर इनके बीच में एंगल 180 होती तो रिजल्टेंट क्या होता? 2, क्योंकि 180 में हम एक में से दूसरा माइनस करते हैं। मतलब इसका मतलब है 180 भी ऑप्शन नहीं हो सकता। अब हम देखेंगे अगर इनके बीच में एंगल 90 होती तो रिजल्टेंट कैसे निकालते? 8 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, तो ये 64 होता, 36 होता, 100 होता, और 100 का रूट कितना आता? 10। इसका मतलब है ये पाइथागोरस थ्योरम को जो है वो ओबे करता है। इसका मतलब है इनके बीच में एंगल होगी 90 डिग्री। बात समझ में आ रही है? इसी तरीके से ये क्वेश्चन देखें, द रिजल्टेंट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर ए एंड बी हैविंग मैग्नीट्यूड 3 and 4 यूनिट इज। अब ये दो वेक्टर आपस में क्या हैं? परपेंडिकुलर हैं। ये लम्स की टेस्ट में आ चुका है, किसी ना किसी साल में आया होगा, आप देख सकते हैं। एक का मैग्नीट्यूड 3 है, दूसरे का मैग्नीट्यूड 4 है, और ये वेक्टर परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री। तो हमने पढ़ा था जब 90 डिग्री होगी तो रिजल्टेंट ऐसे मिलेगा, √a² प्लस b²। तो a² यानी 3 का स्क्वायर करेंगे 9 और इसका करेंगे 16, तो इसका √5 आएगा। तो ये रिजल्ट होगा। अब ये क्वेश्चन देखें, टू वेक्टर्स हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ 5 यूनिट्स, यानी दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है और वो कितना है? 5 यूनिट्स, और इनके बीच में एंगल कितनी है? 120 डिग्री। तो बताओ रिजल्टेंट कितना होगा? तो हमने टेबल भी बना के दी है आपको। यहाँ पे दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है और इनके बीच में एंगल 120 है। तो मैंने बताया था कि रिजल्टेंट कितना होगा? √3 टाइम्स a होगा। रिजल्टेंट पूछ रहा है, ठीक है। अगर डिफरेंस पूछता तो ये नहीं होगा, इसका रिजल्टेंट होगा किसके बराबर? a के बराबर। वो केस 60 में था। अगर 60 एंगल होती तो रिजल्टेंट कितना होता? √3 टाइम्स a होता। पर यहाँ पे इसने एंगल कितनी दी है? 60। तो 60 में रिजल्टेंट किसके बराबर होगा? a के बराबर होगा। तो a के बराबर मतलब 5 होगा।
ठीक है, ये केसेस मैंने आपसे डिस्कस किए। अब ये क्वेश्चन देखें जो पास पेपर में आ चुका है, पहले हम इसको समझते हैं। द स्क्वायर ऑफ रिजल्टेंट, यानी रिजल्टेंट का स्क्वायर कितने के बराबर है? ऑफ टू इक्वल मैग्नीट्यूड फोर्सेस, यानी दोनों फोर्सेस F1 भी F है, F2 भी F है, इन दोनों फोर्सेस मैग्नीट्यूड में इक्वल हैं और इनका जो रिजल्टेंट का स्क्वायर है वो किसके बराबर है? 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस मींस F इंटू F, यानी रिजल्टेंट का स्क्वायर बराबर हो गया 3F स्क्वायर। अब अगर हम यहाँ से देखें और थोड़ा सा इसको सोचें, अगर हम स्क्वायर रूट लें दोनों साइड्स पे तो ये क्या हो जाएगा? R, और ये क्या हो जाएगा? √3, और ये F हो जाएगा। तो अब आप खुद बता सकते हैं ये कंडीशन किसके लिए है? तो ये कंडीशन 60 डिग्री के लिए। हम अब देखें क्वेश्चन को इन्होंने थोड़ा सा ट्विस्ट किया है। ऊपर वाला सेम क्वेश्चन है पर इन्होंने क्वेश्चन की थोड़ी सी लैंग्वेज जो है वो चेंज की है, तो आप ऐसे कह सकते हैं। बात समझ में आई? अब दोबारा भी हम इसको रिपीट कर सकते हैं कि भाई स्क्वायर ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू इक्वल मैग्नीट्यूड फोर्सेस, यानी रिजल्टेंट नहीं, रिजल्टेंट का स्क्वायर किसके बराबर है? 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स, दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड इक्वल है और कितना है? F है, तो F इंटू F स्क्वायर हो गया। अब हमने स्क्वायर रूट लिया दोनों साइड्स पे, तो R बराबर हुआ √3/F, तो इसका राइट ऑप्शन 60 डिग्री होगा। और ये सारे क्वेश्चन पास पेपर में आए हुए हैं, आप इनको नोट करें तो कुछ और क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, अब हम कुछ MCQs करेंगे। ये थोड़े से MCQs थोड़ी सी लेवल में थोड़े से ज़्यादा होंगे, तो अब हम इनको सॉल्व कर रहे हैं। तो क्वेश्चन दिया गया है द मैग्नीट्यूड ऑफ 2 वेक्टर, एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड 3p है, दूसरे का 2p है, और उनका रिजल्टेंट r है। ठीक है, अब हमने क्या किया है? एक वेक्टर को डबल किया है, यानी हमने पहले वेक्टर को 3p की जगह 6p किया। जब हमने ऐसे किया तो उसका रिजल्टेंट भी क्या बन गया? डबल बन गया। तो हमसे पूछ रहा है इनके बीच में एंगल क्या है। सबसे पहले हम शुरुआत वाला रिजल्टेंट देखना चाहते हैं। तो शुरुआत वाला रिजल्टेंट हम कैसे देखेंगे? तो बहुत आसान है, हम फर्स्ट वेक्टर का स्क्वायर करेंगे, तो 3p का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा? 9p स्क्वायर, और फिर हम 4 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। फिर इनकी प्रोडक्ट करेंगे 2p मल्टीप्लाइड बाय 3p, 6p स्क्वायर और 2, जैसे आप जानते हैं कि फार्मूले में 2 होता है, तो 2 3 जा 6 और 6 को 2 से करेंगे तो 12p स्क्वायर cos थीटा हो जाएगा। अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 9 और 4 कितना होता है? 13, और ये 12p स्क्वायर cos थीटा हो जाएगा। ये इसका पुराना रिजल्टेंट है। अब हमने क्या किया है? न्यू रिजल्टेंट। अब हमने क्या किया है? एक फोर्स को हमने डबल कर दिया, यानी अब 3 की जगह अब हम इसको क्या रीड करेंगे? 6, तो ये 6p स्क्वायर, तो 6 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो 36 होगा, और 2 सेम ही है, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4। इसी तरीके से ये 6p हो गया है, तो 2p को जब 6p से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12p स्क्वायर होगा, और 2 दूसरा फार्मूले का, तो ये 24p स्क्वायर cos थीटा हो जाएगा। अगर इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा 40p स्क्वायर, और ये बनेगा 24p स्क्वायर cos थीटा। अब हमें कंडीशन क्या दी गई है? कंडीशन ये दी गई है कि जो नया रिजल्टेंट मिला है वो पुराने रिजल्टेंट के डबल है। अब नए रिजल्टेंट की जगह हम क्या लिख सकते हैं? नए रिजल्टेंट की जगह हम ये इक्वेशन रखेंगे, 40p स्क्वायर प्लस 24p स्क्वायर cos थीटा, और पुराना रिजल्टेंट हमारा कितना है? तो √13p स्क्वायर प्लस 12p स्क्वायर cos थीटा। अब हम स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर रहे हैं ताकि स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाए, तो 40p स्क्वायर हो जाएगा प्लस 24p स्क्वायर cos थीटा होगा, और 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4 13p स्क्वायर प्लस 12p स्क्वायर cos थीटा। अब यहाँ से हम 4 कॉमन ले रहे हैं, जब 4 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? 10p स्क्वायर प्लस, यहाँ से अगर आप 4 कॉमन लें तो यहाँ क्या बचेगा? 6p स्क्वायर cos थीटा
4 13p² प्लस 12p² cos थीटा। अब देखें 4 से कैंसिल हो गया। अब मैं इसको यहाँ कलेक्ट करूँगा 10p², ये यहाँ आएगा तो माइनस का बन जाएगा और ये यहाँ पे है। अब अगर ये वहाँ जाएगा तो माइनस का बन जाएगा। ठीक है, इस तरीके से यहाँ से क्या बचेगा आपका, अगर आप इसको फर्दर सॉल्व करें तो यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा माइनस का 3p² और यहाँ से बचेगा कितना, यहाँ से बचेगा 6p² cos थीटा। अगर आपको थीटा चाहिए तो देखें p² से क्या हो गया, कैंसिल, तो cos थीटा बराबर होगा -3/6। -3/6 मीन्स -1/2। तो इसका मतलब हुआ कि आपका जो थीटा होगा वो बराबर होगा cos इनवर्स -1/2, और cos इनवर्स -1/2 किस एंगल का वैल्यू होता है, तो ये 120 डिग्री का वैल्यू होता है। तो आप इसको इस तरीके से देख सकते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन होगा 120। ठीक है, मतलब क्वेश्चन को समझना है, फिर आगे कैलकुलेशन है और जितनी आप अच्छी कैलकुलेशन कर सकते हैं। उसके बाद ये क्वेश्चन देखें, द सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स इज 17 and difference of their magnitude is 7. If these are perpendicular to each other, find their resultant. अब यहाँ पे थोड़ा समझें, मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, यानी इन दो वेक्टर का जो सम है वो कितना है, मैग्नीट्यूड का सम 17 है और डिफरेंस का मैग्नीट्यूड कितना है, 7। आप सबसे पहले क्या करेंगे, वेक्टर ए का भी वैल्यू फाइंड करेंगे, बी का भी। तो मैं फाइंड कर सकता हूँ, अगर मैं ऐड करूँगा तो ये 2a हो जाएगा, बी के साथ कैंसिल हो जाएगा और ये 24 हो जाएगा। इसका मतलब है a का वैल्यू 12 होगा। अगर a का वैल्यू 12 है और a प्लस b 17 है तो इससे साफ हमें ये पता चल रहा है कि b का वैल्यू कितना है, 5 है। यानी हमें पता चल चुका है कि a का मैग्नीट्यूड 12 है, b का मैग्नीट्यूड 5 है। अब हम आगे देखेंगे, अब ये कह रहा है इफ दीज आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, अगर ये आपस में परपेंडिकुलर हैं तो इनका रिजल्टेंट, तो हमें पता है जब वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनके रिजल्टेंट कैसे मिलते हैं, √a² प्लस b²। तो a² की जगह पे हम 12 रखेंगे और 5 करेंगे। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 169 आएगा और इसका रूट 13 होगा। यानी इस क्वेश्चन में दो पार्ट थे, पहले तो हमें a और b का मैग्नीट्यूड फाइंड करना था, वो हमने फाइंड कर लिया। फिर जब हमें a और b का मैग्नीट्यूड मिल जाएगा फिर हम उनका रिजल्टेंट फाइंड करेंगे। जैसे आपने देखा हमने रिजल्टेंट फाइंड किया, 13 आ गया, तो इसका राइट ऑप्शन सी होगा। बात आ रही है समझ में। अब देखें, यह क्वेश्चन आपके पास पेपर में आया है, The one force is twice in the magnitude of other। इसको मैं यहाँ पे सॉल्व करूँगा, यहाँ पे मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। One force is twice in the magnitude of other, यानी अगर एक फोर्स आपका F है तो दूसरा फोर्स आपका 2F है। और आगे क्या कह रहा है, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट, और जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है वो किसके बराबर है, इज इक्वल टू लार्जर फोर्स। लार्जर फोर्स मीन्स 2F, यानी रिजल्टेंट आपका 2F है। आपसे पूछ रहा है इनके बीच में एंगल बताओ, तो हमने रिजल्टेंट का फार्मूला पढ़ा हुआ है, F1² F2² 2F1 F2 cos थीटा। अगर हम स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो इसका स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, इसके ऊपर स्क्वायर हो जाएगा। अब हम वैल्यू रखेंगे, R की जगह 2F रखेंगे, F1 की जगह F, इसकी जगह 2F cos थीटा। ठीक है, F1 की जगह F रखा है, F2 की जगह 2F रखा है, जैसे कंडीशन गिवन है। इसका स्क्वायर करेंगे तो 4F², इसका स्क्वायर करेंगे F², इसका 4F², ये 2F 2 2 जा 4F² cos थीटा हो जाएगा। ये मिलके कितना बनाएंगे, 5 जब उस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। अब ये बन जाएगा 4F² cos थीटा। अब आप देखें यहाँ पे F² बचेगा माइनस का, और ये 4F² इसके साथ जाके डिवाइड करेगा, तो ये F² से कैंसिल, तो थीटा किसके बराबर होगा, cos इनवर्स -1/4। ये पास पेपर का क्वेश्चन है, तो इसका राइट ऑप्शन होगा बी। ठीक है,
इसी तरीके से अब हम इस क्वेश्चन को देखेंगे। द सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्सेस इज 16, यानी दो फोर्सेस के जो मैग्नीट्यूड हैं उनके सम कितने हैं 16, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट, और उनका जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है वो 8 है, एंड परपेंडिकुलर टू द सिमिलर फोर्स, और वो सिमिलर फोर्स के साथ परपेंडिकुलर है। आपसे पूछ रहा है उन फोर्सेस का मैग्नीट्यूड बताओ। देखें फोर्सेस के मैग्नीट्यूड का सम जो है वो 16 है, और नीचे जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं सबका सम 16 आ रहा है। अगर आप इसको देखेंगे तो 16 है, इसको भी देखेंगे 16 है, इसको भी देखेंगे 16 है, इसको भी देखेंगे 16 है। अब कंडीशन क्या दे रहा है कि जो रिजल्टेंट है उसका मैग्नीट्यूड 8 है और वो छोटे फोर्स के साथ परपेंडिकुलर है। तो हम ऐसे ड्रा करेंगे, हम कहेंगे भाई F1 हमारा छोटा फोर्स है और ये इनका रिजल्टेंट है, लाजमी है ये आपका फिर F2 होगा। इसका मैग्नीट्यूड हमें पता है कितना है 8 है। अब इनका मैग्नीट्यूड हमें पता नहीं है जो कि हमें पता करना है। अब हम कैसे करेंगे, अब हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे, हमें पता है ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल बन चुका है। अब हम ऐसे वैल्यूज रखेंगे जिससे हमारा ट्राइंगल सॉल्व हो जाए। यानी अगर हम F2 जो कि हमारा बड़ा फोर्स है तो लाजमी है इसकी जगह हम 12 रखेंगे, इसकी जगह हम क्या रखेंगे 4 रखेंगे। तो फिर भी अगर हम इसको सॉल्व करके देखेंगे, जैसे अगर हम 8 का स्क्वायर करें और 4 का स्क्वायर करें तो ये 64 प्लस 16 होगा, यानी ये हो जाएगा तकरीबन 80, और 80 का स्क्वायर रूट कभी भी 18 यानी 80 का स्क्वायर रूट कभी भी 12 नहीं आ सकता। इसका मतलब है ये चॉइस हमारी नहीं हो सकती। अब अगर हम ये चॉइस रखें, यानी यहाँ पे क्या रखें 10 और यहाँ पे क्या रखें 6, अब हम इसको सॉल्व करें तो आप देखेंगे ये हमारा सॉल्व हो जाएगा। यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर करेंगे तो 8 और बेस का स्क्वायर करेंगे तो 6, ये 64 हो जाएगा 36 और इसका स्क्वायर रूट 10 होगा और ये साइड हमारी 10 है। यानी हम वैल्यूज रख के चेक करेंगे, जो वैल्यूज इन ऑप्शन में से हमारे ट्राइंगल को सेटिस्फाई करेंगे वही हमारा राइट ऑप्शन होगा। तो इसका मतलब है इसका राइट ऑप्शन बी होगा। अब ये देखें, टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हैं। इफ देयर मैग्नीट्यूड इज सेम, और उनका मैग्नीट्यूड भी सेम है, द एंगल बिटवीन देयर रिजल्टेंट एंड डिफरेंस। अब देखें यहाँ पे ये एक फोर्स है, ये दूसरा फोर्स है, एक फोर्स और ये दूसरा फोर्स, ये क्या कहलाएगा इनका, ये इनका रिजल्टेंट कहलाएगा और ये इनका रिजल्टेंट कहलाएगा। और अगर आप डिफरेंस निकालना चाहते हैं तो डिफरेंस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, F2 को रिवर्स करना पड़ेगा, यानी ये माइनस F2 हो गया वेक्टर को, यानी ठीक है हम रिवर्स कैसे कर सकते हैं, उसको -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये जो होगा ये क्या कहलाएगा, ये जो होगा ये कहलाएगा F1 माइनस F2, और ये जो होगा ये कहलाएगा F1 प्लस F2, यानी ये कहलाएगा सिंपल वर्ड्स में रिजल्टेंट और ये कहलाएगा सिंपल वर्ड्स में डिफरेंस। हमें इनके बीच में एंगल देखनी है। तो अगर आप तस्वीर से देखें तो ये आपस में क्या बन चुके हैं, ये आपस में परपेंडिकुलर बन चुके हैं, पर आप नहीं मानते इस बात को। तो आप सबसे पहले ये एंगल फाइंड करें, ये एंगल α1 है, ये एंगल α2 है, तो आप एंगल फाइंड कर सकते हैं। आपको पता है ये दोनों मैग्नीट्यूड में क्या है, सेम है, कंडीशन दी गई है। तो यहाँ से अगर आप ये एंगल फाइंड करेंगे तो आप ट्रिग्नोमेट्री में क्या उठाएंगे, tan α। तो tan α किसके बराबर होता है, तो ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर भी f है, हिपोटेन्यूज भी f है, तो सॉरी बेस भी f है, f से कैंसिल, तो अल्फा हो जाएगा tan इनवर्स 1। tan इनवर्स 1 कितने का है, 45 का, यानी ये α1 अभी आपकी 45 है, α2 भी आपकी 45 है। तो 45 मिलके कितना बनाएंगे, तो 45 मिलके आपस में 90 बनाएंगे। तो आप एक बात याद रखिएगा, अगर दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है, और उनका मैग्नीट्यूड अगर सेम होगा, देखें एक तो कंडीशन ये है कि अगर दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होंगे तो आपको पता है कि उनके रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड और डिफरेंस का मैग्नीट्यूड सेम होता है। पर अगर ये दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर भी हैं और इन दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड भी इक्वल है, तो अब यहाँ पे एक दूसरी कंडीशन भी आएगी कि
ये जो रिजल्टेंट होगा और ये जो डिफरेंस होगा ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर होंगे, यानी इनके बीच में एंगल 90 डिग्री होगी। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन देखें। द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स इज 8 and 6 यूनिट्स and making angle 30 degree and 120 degree with positive x-axis, find their resultant। बहुत आसान सा है, देखें एक वेक्टर 30 डिग्री की एंगल बना रहा है और दूसरा वेक्टर 120 डिग्री की एंगल बना रहा है। इसका मैग्नीट्यूड 8 है, इसका मैग्नीट्यूड 6 है। जब हम रिजल्टेंट निकालते हैं तो हम दो वेक्टर के बीच में एंगल लेते हैं। आप इन दो वेक्टर के बीच में एंगल देखेंगे तो इन दो वेक्टर के बीच में जो एंगल बनेगी वो 90 डिग्री बनेगी। क्यों? क्योंकि ये 30 डिग्री बना रहा था और ये बना रहा है अपना 120 डिग्री। हमें इनके बीच में एंगल देखनी है, तो इनके बीच में एंगल बनेगी 90 डिग्री, यानी थीटा क्या बनेगा 90 डिग्री। और हमें पता है जब वेक्टर के बीच में एंगल 90 होती है तो उनका रिजल्टेंट कैसे मिलता है, f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर। और f1 कितना है 8 और f2 कितना है 6। 64 प्लस 36 100 होगा और 100 का रूट जो है वो 10 होगा, तो इसका ऑप्शन ए होगा। तो इसी तरीके से आज का हमारा लेक्चर जो था वो एनालिटिकल मेथड्स पे था, एडिशन ऑफ वेक्टर। तो आप इसको अच्छे तरीके से देख लें, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में कोई और टॉपिक डिस्कस करेंगे। और हमारी कोशिश होगी कि कल तक आपको टेस्ट 1 जो है वो वेक्टर की मिल जाए ताकि आप उनको सॉल्व करें। थैंक यू।